नमस्कार। मैं नेहा भारद्वाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग मैला आंचल भाग 2 इसमें हम लोग जानेंगे जो हमारा भाग 1 में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु छूट गए हैं, इसको यहाँ पे हम लोग समझेंगे अच्छे से। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। आगे हम लोग रेणु को समझेंगे। तो रेणु ने बिहार के मिथिला अंचल को आधार बनाया है और उस अंचल के जन सामान्य के सुख दुख, रहन सहन, संस्कृति, संघर्ष और लोक जीवन को बहुत ही कुशलता और कलात्मकता से प्रस्तुत किया है। साथ ही रेणु ने मैला अंचल में क्या किए हैं कि विशिष्ट अंचल मिथिला जो है उसके जन सामान्य की जो स्थिति है, स्त्री पुरुष संबंधों के प्रति जो दृष्टिकोण है, सामाजिक व्यवस्था है और लोकगीतों में अभिव्यक्त जो लोक संस्कृति है, उसकी विविधता को हम लोग बहुत ही अच्छे से परिचित होते हैं उसमें, जब भी हम मैला आंचल को पढ़ते हैं उसके माध्यम से। तो रेणु जितने प्रसिद्ध उपन्यासकार हुए हैं उतने ही प्रसिद्ध कहा जाए तो वे कहानीकार भी हैं। तो उनकी जो प्रमुख कहानियां कौन कौन है, जिसे हम लोग जानते हैं, ठुमरी है, अग्निखोर है ना, आदिम रात्रि की महक है, एक श्रावणी दोपहरी की धूप है, अच्छे आदमी। तो इस प्रकार की जो कहानियां हैं, प्रसिद्ध कहानी संग्रह रेणु के हैं और उन्हीं की कहानी पे आधारित फिल्म है जो हम सभी जानते हैं, तीसरी कसम, जिनके कारण उन्हें बहुत ही प्रसिद्धि मिली है। फणीश्वरनाथ रेणु के कुछ संस्मरण भी प्रसिद्ध हुए हैं, जैसे हैं उनके एक है ऋणकुल धंजन, वन तुलसी की गंधी, श्रुत अश्रुत पूर्व, ठीक है, ये उनके संस्मरण है। रेणु दिनमान में रिपोर्टाज भी लिखते थे और नेपाली क्रांति कथा जो है उनके रिपोर्टाज का उत्तम उदाहरण माना जाता है। तो पिछले जो हम लोग भाग 1 पढ़े हैं, जिसमें मैला आंचल में हम लोग जाने हैं कि मैला आंचल से हिंदी में आंचलिक उपन्यास की जो धारा है वो प्रारंभ हो जाती है ना, उसका प्रारंभ माना जाता है। लेकिन आंचलिक उपन्यास जो है का जो श्रेय हिंदी में मैला आंचल को ही जाता है, क्योंकि ये अपने प्रकाशन के 4 दशक बीत जाने के बाद भी मैला आंचल आज भी हिंदी के आंचलिक उपन्यास के उदाहरण के रूप में स्थिर माना जाता है इसे। इंग्लिश में भी कई ऐसे हैं जो कि देखा जाए तो आंचलिक उपन्यास की शुरुआत देख सकते हैं उसमें, अंग्रेजी में भी देख सकते हैं हम लोग। तो अंग्रेजी भाषा में एक है, सबसे पहले आंचलिक उपन्यास देखा जाए तो उसमें आस्मित अंग्रेज, उनकी जो लेखिका है मारिया एडवर्ड है ना, उनका नाम लिया जाता है, ठीक है। उनके प्रसिद्ध उपन्यासों में से कासन रेकवंट है, ठीक है, इस प्रकार से। तो अंग्रेजी में 3 मुख्य लेखक हैं जो आंचलिक उपन्यास का, या कहा जाए तो उन आंचलिक उपन्यास के रूप में विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। पहले हैं टॉमस हार्डी और अर्नोल्ड बेनेट, साथ ही विलियम फॉकनर, ठीक है। तो ये अंग्रेजी के हैं। आगे हम लोग समझेंगे हिंदी में आंचलिक उपन्यासों की परंपरा किस प्रकार से शुरू हुई, इसको समझेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि नागार्जुन के बलचनवा जो 1952 में आया था, इसे आंचलिकता की इसमें देखा गया था, तो कलात्मक समावेश देखा गया था इसके अंतर्गत। नागार्जुन के प्रथम उपन्यास जो है रतिनाथ की चाची 1949 में आया था, जिसमें आंचलिकता की छाप हम लोग देख सकते हैं, लेकिन बलचनवा की स्तर की नहीं है। नागार्जुन के अन्य भी उपन्यास हैं, नई पौध, बाबा बटेश्वरनाथ, वरुण के बेटे, दुख मोचन, इस प्रकार से इसमें भी बिहार के आंचलिक परिवेश का चित्रण किया गया है। और इसमें से वरुण के जो बेटे हैं, इसमें आंचलिक रूप से जो चित्रण हुआ है वो अधिक परिपक्व रूप से माना जाता है। रेणु के अलावा और कौन कौन है, ठीक है, इसमें मुख्य रूप से और भी एक नाम है उदय शंकर भट्ट, ठीक है। उनके मुख्य उपन्यास कौन है, सागर, लहरें और मनुष्य, ठीक है। इसमें मुंबई के मछुआरों के एक क्षेत्र है बरसोवा, उसमें उसका एक जीवंत चित्रण किया गया है। फिर है उदय शंकर भट्ट का दूसरा लोक परलोक, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तीर्थ ग्राम का चित्रण किया गया है। उसके बाद है रांगेव राघव का है कब तक पुकारूं, जिसमें राजस्थान और ब्रज की सीमा से जो सटे हुए गांव हैं उसका उसमें वर्णन है। इसके बाद कौन है, देवेंद्र सत्यार्थी, ठीक है। उनका पंजाबी के साथ साथ वे हिंदी में भी बहुत लिखते थे
और उनके उपन्यास में ब्रह्मपुत्र है एक, ठीक है, जिसमें असम प्रदेश के लोक जीवन का मोहक चित्रण हमें मिलता है। फिर है राजेंद्र अवस्थी जंगल के फूल, उसमें बस्तर क्षेत्र के जनजीवन का चित्रण हुआ है। फिर शैलेश मटियानी के हैं हौलदार, ठीक है, उसमें कुमाऊं पर्वत के अंचलीय रूप से उसको देखते हैं हम लोग। फिर है शिव प्रसाद सिंह के हैं, उसमें अलग अलग वैतरणी है। फिर है उसमें देखेंगे उसमें कौन सा कहानी है, एक गांव का जीवन है। फिर श्री राम शुक्ल के है राग दरबारी, जिसमें सिपालगंज की कथा है। और इन सभी उपन्यासों से पहले 1925 में शिव पूजन सहाय की आई थी देहाती दुनिया, जिसमें भोजपुरी जनपद की एक अंचल का मनोहारी चित्रण किया गया है इसके अंतर्गत, ठीक है। तो इस अर्थ से अगर देखा जाए तो देहाती दुनिया को हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास कहा जा सकता है। और इसी परंपरा में आए थे शिव प्रसाद रुद्र का आया था 1952 में था, एक बहती गंगा आया था, ठीक है। उसको भी आंचलिकता के चित्रण के कारण आंचलिक उपन्यासों में इसका भी नाम आता है, देखा जाता है इसको भी। इसके बाद है अमृत लाल लागर के उपन्यास, तो इसमें कौन कौन है, बूंद और समुद्र है, ठीक है, सेठ बांकेमल है, बलभद्र ठाकुर के हैं मुक्तावली, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं राही मासूम राजा को आधा गांव, हिमांशु जोशी के कृत कौन से हैं, कमार की आंख, ठीक है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो अंचल विशेष के सजीव चित्र इसमें प्रस्तुत किए गए हैं। इसके बाद पंजाब के जनजीवन पर जीवंत चित्रण किए हैं कृष्णा सोबती कृत जिंदगी नामा और मित्रो मरजानी। फिर जगदीश चंद्र कृत है कौन सा है, कभी न छोड़े खेत, धरती धन्ना अपना, ठीक है। तो इस प्रकार देखते हैं तो वास्तव में जो क्या देखते हैं कि अंचल विशेष के चित्र अनेक उपन्यासों में हम देखते हैं, लेकिन उन सभी उपन्यासों को अगर देखा जाए तो उनकी अन्य जो विशेषताएं हैं, जैसे सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक जो विशेषताएं हैं, इसके कारण उन्हें आंचलिक उपन्यासों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। फणीश्वरनाथ रेणु ने मैला आंचल के बाद कौन सा लिखे थे, परती कथा, उसमें भी मैला आंचल के ही अंचल विशेष को पुनः एक नई कथा के माध्यम से चित्रित किया है। परती कथा में इसमें एक परानपुर गांव है जो केंद्र में है, जो स्वतंत्रता के बाद किस प्रकार देखा जाता है कि संक्रमणकालीन रूप से उसको झेलते हुए दिखाया गया है। फिर रेणु के एक और अन्य उपन्यास है जुलूस, जिसमें गोडियार गांव की कथा बताई गई है, जहाँ पे पूर्वी बंगाल से जो शरणार्थी आ जाते हैं, आके बस जाते हैं, उसी का उसमें वर्णन किया गया है। इसी प्रकार है रेणु के हैं दीर्घ तपा, कलंक मुक्ति, पलटू बाबू रोड, ठीक है। इस सब में बिहार के अंचल के का कितना अच्छे से विस्तार किया गया है, हम लोग उसमें देख सकते हैं। इसमें तो मैला आंचल जो है उसके सर्वश्रेष्ठ उपन्यास होने के जो आधार हैं, वो सर्वश्रेष्ठता का मूल आधार उसकी भाषा शैली है और भाषागत प्रयोगशीलता विशिष्ट है। इसमें लोकगीतों, लोक संगीत का प्रयोग किया गया है, संस्कृत और लोकगीतों का इसमें रूप देखा गया है। इसमें अंचल के जो नायक हैं, वो नायक होने की जो आदर्शात्मक स्थिति है वो भी दिखलाया गया है। यथार्थ को बिना किसी वैचारिक पूर्वाग्रह के किस प्रकार से पेश करना यथार्थ रूप से, इसकी विशेषता है, आंचलिक होने की विशेषता है। और रेणु जैसे समाजवादी लेखक के लिए तटस्थ होना ये भी आसान नहीं है। तो इसमें किस प्रकार देखते हैं सांस्कृतिक पक्ष, ठीक है। तो आंचलिकता और राष्ट्रीयता जैसे विरोधी तत्व जो हैं, किस प्रकार से एक महीन संतुलन साधा गया है, वो भी देखने लायक है। इसमें अंचल का नायकत्व, तो ये तो हम सभी जानते हैं कि नायक की जो परंपरागत परिभाषा का इसमें ध्वस्त होना दिखता है। तो इसकी क्या सबसे बड़ी विशेषता है कि रचना का जो नायक है कोई भी मानवीय चरित्र नहीं है। कौन है, एक पूरे ग्रामीण अंचल को नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। अब ये जो क्रांतिकारी पहल की है वो रेणु के माध्यम से हुई है। डॉक्टर प्रशांत, कालीचरण, बावन दास, इन सब के ऊपर किस प्रकार से अंचल का जो प्रभाव है, किस प्रकार से भारी पड़ता है ना। बावन दास जैसे चरित्र जो है इसमें, वो इसमें अंततः क्या होता है कि मृत्यु को प्राप्त करता है। कालीचरण का तेवर भी उपन्यास के अंत तक किस प्रकार से समाप्त हो जाता है, या कहें तो किस प्रकार से धीरे धीरे कम हो जाता है। डॉक्टर प्रशांत वो रचना के अंत
अंतिम पृष्ठ तक हैं, लेकिन वो भी अंचल की जो तुलना में कमजोर ही माने जाते हैं। यह उसने खुद ही माना है, मैं साधना करूंगा ग्राम वासिनी भारत माता के मैले अंचल तले, वो खुद ही ये बात कहता है। तो अंचल के नायकत्व की जो घोषणा है वो रेणु भूमिका में ही कर दी है, जो अभी हम लोग पहले भी डिस्कस किए, इसको समझे हैं। तो पूरे उपन्यास में यह घोषणा जो है साकार रूप से दिखती भी है, ठीक है। और मेरीगंज की जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन है वह हर छोटी बड़ी घटना को किस प्रकार से अच्छे से उजागर किया गया है, इसको हम देख सकते हैं। सारे सांस्कृतिक तत्व जो है वो एक साथ इकट्ठा हुए हैं, जैसे भौजिया के गीत, जाट जटिन का खेल है ना, बीजक का मंत्र पाठ चल रहा है। ये सभी प्रसंग जो हैं ये अंचल को प्रधान रूप से खड़ा करता है। साथ ही इसमें देखते हैं हम लोग, जब उपन्यास जब हम पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जिस चरित्र की जो पाठक के मन पे होती है, वो पाठक की जो चरित्र पे छाप पड़ती है, किसकी छाप पड़ती है? तो किसी खास व्यक्ति की नहीं पड़ती है, बल्कि एक मेरीगंज जो अंचल है उसकी छाप रह जाती है। आगे हम लोग समझेंगे मैला आंचल का चित्रांकन, ठीक है। तो रेणु ने मैला आंचल में जिस प्रकार से देखा जाए तो निरायास ढंग से कथा वस्तु को निर्मित किया है, उसी प्रकार आयासहीन ढंग से कहा जाए तो चरित्र भी जो है उनका रूप ग्रहण करते हैं। चरित्रों के उन्होंने दो प्रकार बतलाए हैं, अगर आकार के रूप से देखा जाए तो गोल और चपटे। गोल यानी उपन्यास की कथा के विकास के साथ साथ विकसित होने वाले चरित्र हैं। चपटे यानी कथा के आरंभ में ही प्रस्तुत जो विशेषता है, कथा के अंत तक बिना किसी परिवर्तन के बनाए रखने वाले चरित्र होते हैं। इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो मैला आंचल में अधिकांश चरित्र जो हैं वो गोल हैं, कुछ चरित्र चपटे भी हैं इसमें। इसके बाद चरित्रों को दूसरे स्तर पर भी परिभाषित किया गया है, प्रतिनिधिक यानी कि टाइप चरित्र या व्यक्ति परक चरित्र। इस दृष्टि से भी मैला आंचल के अधिकांश चरित्र जो हैं प्रतिनिधिक या टाइप चरित्र हैं, है ना। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि कुछ चरित्र यहाँ इसमें व्यक्ति परक भी हैं। तो इसमें जानेंगे कि प्रतिनिधिक टाइप चरित्र जो है वो किसी सामाजिक समूह है, समुदाय या वर्ग, उसके प्रतिनिधि चरित्र हैं। जबकि व्यक्ति परक चरित्र कौन है? वो अपनी व्यक्तिगत विशेषताओं को के कारण ही जाने जाते हैं। इसमें अगर देखते हैं तो इसमें कई ऐसे चरित्र हैं जिन्हें लेखक ने बहुत महत्व दिया है, लेकिन देखा जाए इसमें उपन्यास में घटनागत या चरित्रगत जो उसका विस्तार हुआ है वो कम हुआ है। ऐसे एक चरित्र हैं बावन दास, ठीक है। इसके बाद उपन्यास में देखेंगे हम लोग तो प्रभुताशाली वर्ग में कौन कौन है? तहसीलदार हैं, ठीक है, और कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मल्लिक हैं, ठाकुर राम कृपाल सिंह जो हैं, हरगौरी सिंह, खिलावन सिंह यादव, दुलार चंद कापरा, ठीक है। तो रेणु ने देखा जाए तो दुलार चंद कापरा आदि एकाध शोषक को छोड़ करके जिसका चित्रांकन वैसे भी सांकेतिक मात्र हुआ है, इसमें अन्य शोषक को भी उन्होंने संवेदना और सहानुभूति दी है रेणु ने। संथालों के हाथों ठाकुर हरगौरी के मारे जाने पर किस प्रकार से ये वर्णन है इसमें दिखाया गया है। फिर हम लोग जानेंगे कि मैला आंचल के स्त्री चरित्र में कौन कौन सर्वप्रमुख है? कमली और लक्ष्मी। कमली कौन है? तहसीलदार की बेटी है, जो युवावस्था में ही प्रशांत से प्रेम प्रसंग के साथ उसका संबंध है वो दिखाया गया है, ठीक है। फिर है लक्ष्मी। तो लक्ष्मी कौन है? तो एक अबोध बालिका है जो मठ पर पालने पोसने, पढ़ाने लिखाने के लिए महंत उसको सेवादास जो है वो लेकर के आता है उसे, ठीक है, जिसे किशोरावस्था में ही किस प्रकार से उसका शोषण किया जाता है इसका वर्णन है इसमें। साथ ही इसमें हम लोग देखेंगे तो लक्ष्मी के व्यक्तित्व में किस प्रकार संवेदनशीलता है ना, समझदारी है, दबंगता का गुण है उसके अंतर्गत। कमली और लक्ष्मी के अलावा कौन है? गणेश की दादी है, मंगला है, इस प्रकार से देखेंगे चरित्र है इसमें। तो मैला आंचल में राजनीतिक और सामाजिक रूप से सक्रिय चरित्र कौन कौन है? बालदेव, कालीचरण, है ना, डॉक्टर प्रशांत, चरित्र कर्मकार, बावन दास की चर्चा पहले ही कर चुके हैं हम लोग, है ना। तो ये सभी चरित्र अपने ढंग से बहुत ही महत्वपूर्ण चरित्र हैं इसमें। आगे समझेंगे मैला आंचल की भाषा शैली, ठीक है। भाषा के स्तर पर अद्भुत प्रयोगशीलता दिखती है इसमें। आंतरिक शब्दावली में किस प्रकार देशज भाषा का प्रयोग है। तंत्रमा टोली में आज धमाधम पंचायत हो रही है, ठीक है। फिर इसमें क्या है कि तहसीलदार की जो बेटी है कमली,
जब वो गमकौवा साबुन से नहाती है तो सारा गांव ही गमगम करने लगता है ना। इस प्रकार से अंग्रेजी शब्दों के विकृत और तद्भवी शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे किस प्रकार से देखेंगे कि फार्म, फॉर्म को फार्म, है ना, स्टेशन को टीसन, इस तरह से देखते हैं। तो मानक भाषा और तत्समनिष्ठ भाषा का प्रयोग इसमें मिलता है। ठीक है। व्याध के तीर से जब जख्मी हिरन, शावक सी मानवता को पनाह कहाँ मिले, इसमें है। लोकगीत तथा लोक संगीत का प्रयोग है इसके अंतर्गत। मुहावरे हैं इसके अंतर्गत। ठीक है। लोक जीवन के जो अनुभव है उससे निर्मित अंतर्गत है इसमें। इसमें भाषा में निहित ध्वन्यात्मकता और नादानात्मक क्षमता जो है उसका विशेष भाव को उत्पन्न करने के लिए इसमें किया गया है। लोक संस्कृति में किसी बात को कहने के लिए किसी प्रसिद्ध ग्रंथ या परंपरा में चली आ रही है बातों को प्रमाण के रूप में किस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है, इसकी बीजक से भी लक्ष्मी की देह की सुगंध ही निकलती है, इस प्रकार से। ठीक है। तो इसमें है क्या कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़ासु पंडित होय। इस प्रकार प्रतीकात्मक भाषा का काफी प्रयोग किया गया है। गद्य में पद की सुंदरता इसमें उत्पन्न हुई है ना, देखा जाता है इसमें। फिर इसमें देखेंगे कि उदाहरण देख सकते हैं कि मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ, आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहलहाएंगे। सुंदर बिंब का निर्माण है इसमें। तो गणेश की नानी जो है उसका चित्रण किया गया है, जवानी की सुंदरता का वर्णन किया गया है ना। फिर बुढ़ापे की जो सुंदरता है स्नेह बरसाती है, इस प्रकार से बतलाया गया है। हास्य और व्यंग का प्रयोग किया गया है इसमें। भ्रष्ट महंत पर क्या लिखते हैं कि बुढ़ौती में तो आदमी की इंद्रियां जो है वो शिथिल हो जाती है, माया के प्रबल घात को नहीं सह सकती है, इसीलिए तो साधु ब्रह्मचारी लोग बुढ़ापे में ही माया के वश में हो जाते हैं। चेतना जो है वो चेतना प्रवाह शैली का प्रयोग किया गया है इसमें। चरित्र और पात्र के मन में आने वाले जो इसमें देखा जाए जो भाव देखा जाए तो उसकी जो प्रस्तुति उसी ढंग से किया जाता है कि जिस तरह कमली की मन स्थिति है उसको भी दिखाने का प्रयास किया गया है। रोज सपने में कमला नदी की बाढ़ में बह जाती थी और बड़े बड़े शाम तुम डांटते हो तो बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है। रेणु की जो भाषा पर बौद्ध गमता का किस प्रकार आक्षेप लगता है यह स्पष्ट रूप से हम लोग देखते हैं इसमें। तो इस प्रकार अगर कहा जाए तो मैला आंचल का जो भाषा शिल्प है वो उपन्यास की बहुत बड़ी शक्ति है। उपन्यास में भाषा की जो सृजनशील रूप है उसकी अभिव्यक्ति हुई है। मैला आंचल में अगर देखा जाए तो भाषा की सृजनशीलता का भरपूर उपयोग किया गया है। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना सभी रूपों का प्रयोग जो है बहुत अच्छे से किया गया है इसमें। और जन व्यवहार की जो भाषा है जिसमें जैसे मिलिट्री शब्द में है मिलिट्री है। ठीक है। इस प्रकार देखते हैं। ठीक है। फिर इसमें देखेंगे हम लोग क्या कि कई ऐसे रूप हैं जो कि भाषा पे रूप में बदल करके यहाँ बतलाए गए हैं। तो इस प्रकार कई भाषा है ऐसे, कई ऐसे शब्द हैं जिसके रूप बदले हुए हैं इसमें। ठीक है। अलग तरह से बोला गया है। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि भाषा जन प्रयोग में मिथिला अंचल में जो प्रचलित है अनेक मुहावरों लोकोक्तियों का जो समावेश है वो स्वाभाविक रूप से हो गया है। झगड़ा का धर्म संकट, कुबेर का भंडार, दिल में घर करना, गोलमाल करना, पेट में जिलेबी का चक्कर, इस प्रकार से। तो रेणु ने अपनी कथा की जो विवरण शैली है इसमें मिश्रित भाषा शैली का प्रयोग किया है। अधिकांशतः वो खड़ी बोली हिंदी उसके सर्वमान्य रूप से जो उसका वितरण का आधार बनाया है। जहाँ पे संवाद की आवश्यकता है वहां पर उनके चरित्र और उनकी पृष्ठभूमि के अनुसार जो जन भाषा है या प्रचलित भाषा का वो प्रयोग करते हैं। और अगर देखते हैं हम लोग कि हम अगर पूर्ण रूप से निष्कर्ष निकालें तो मैला आंचल में भाषा शिल्प में जो अत्यंत सृजनात्मकता का परिचय दिया है और उनके भाषा प्रयोग में विविधता और जीवंतता दिखती है। भाषा शिल्प की सृजनात्मकता के कारण ही उसमें सरसता भी हम लोग देखते हैं। समझेंगे कि मैला आंचल के नामकरण या शीर्षक की सार्थकता क्या है। तो आंचल ये जो शब्द है ये अंचल से संबंधित है। आंचल यानी क्या कि माता, जन्मभूमि माता के ममतामयी आंचल के संदर्भ में कहा जा सकता है। पंत की पंक्तियां यहाँ पर इन्होंने उद्धृत किए हैं कि भारत माता ग्राम वासिनी
खेतों में फैला है श्यामल, धूल भया मैला सा आंचल। तो मैला कहने के पीछे क्या तात्पर्य है? वो आंचल की कुरूपता को नहीं उठाते हैं, बल्कि क्या कहना चाहते हैं कि उसके पीछे उनकी रेणु की प्रतिबद्धता दिखती है। इसके पीछे वे अपनी आंचल को पूरी तटस्थता के साथ दिखाते हैं। इसमें मैलेपन की जो मात्रा है उसकी सुंदरता की तुलना में कहीं ज्यादा है। पर इसे दूर करने के लिए डॉक्टर प्रशांत के इन शब्दों में किस प्रकार से है कि ममता, मैं फिर काम शुरू करूंगा, यहीं इसी गांव में मैं साधना करूंगा, ग्राम वासिनी भारत माता के मैले आंचल तले। तो कहा जा सकता है कि मैला आंचल जो शीर्षक उपन्यास की अंतर वस्तु से न्याय करने वाला नाम कहा जा सकता है। रचना के मर्म को साकार करता है। ये मैला शब्द के जरिए गांव की गरीबी, जहालत, व्यभिचार, ईर्ष्या, द्वेष, अंधविश्वास आदि की अभिव्यक्ति करता है। आगे समझेंगे कि मैला आंचल में राष्ट्रीयता। तो गोदान जो है वो राष्ट्रीय जीवन का प्रतिनिधि उपन्यास है, क्योंकि उसमें स्थानीयता और उसका अतिक्रमण करता है। परंतु रेणु जो है वो स्थानीयता और राष्ट्रीयता उस परस्पर विरोधी मानने को तैयार नहीं है। वे क्या कहते हैं कि वे स्थानीयता के भीतर से किस प्रकार से राष्ट्रीयता की झलक दिखती है उसको दिखलाना चाहते हैं। गोदान में राष्ट्रीय जीवन का जो चित्र है मैक्रोस्कोपी स्तर पर किया गया है, वहीं मैला आंचल में देखा जाए तो माइक्रोस्कोपी स्तर पर इसका स्पष्ट रूप से पता चलता है। हम वो देखते हैं इसको। तो भूमिका में रेणु ने क्या कहा है कि यह उपन्यास सिर्फ मेरीगंज का ही नहीं, बल्कि मेरीगंज के माध्यम से देश के हर पिछड़े गांव का है। भाषा, भौगोलिक विशेषताएं, सांस्कृतिक परंपराएं चाहे कितनी भी अलग हो, जीवन की जो प्रवृत्ति है वो एक से ही होती है। समस्याएं और कठोर वास्तविकता जो है वो एक से ही होती है। मेरीगंज पिछड़े गांव का प्रतीक है। यह कह करके रेणु ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रतीकात्मक रूप से अगर देखा जाए तो देश के हर पिछड़े गांव का, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है मेरीगंज। संरचना शिल्प को समझेंगे तो रेणु ने मैला आंचल की जो जिन तत्वों को माध्यम बनाया संरचना शिल्प में, उनमें एक है कथा शिल्प या कथा वस्तु। कथा वस्तु के कुछ सामान्य गुण है। क्या गुण है? जिज्ञासा या कौतूहल होना, सरसता या रंजकता होना। उसके साथ कथा वस्तु का सुसंगठित होना भी एक गुण है। वास्तव में अगर देखा जाए तो उपन्यास का जो आरंभ होता है वो अत्यंत नाटकीय ढंग से होता है कि एक खबर फैलती है। किस प्रकार से वो फैलती है खबर कि मिलिट्री ने बहरा चित्रू को गिरफ्तार कर लिया गया है, यह है, ठीक है। और यह खबर किस प्रकार से अफवाह है या वर्दीधारी अजनबियों के प्रवेश से जो भय पैदा हुई है, जल्द ही वास्तविकता का बोध किस प्रकार से साबित होती है वो दर्शाया गया है। गांव में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अधिकारी जो हैं वो मलेरिया सेंटर खोलने के प्रस्ताव को प्रत्यक्ष रूप से लाने के लिए आए हुए हैं। लेकिन रेणु के कथा वस्तु के सृजन में हम लोग देखते हैं कि अपनी प्रतिभा का जो आभास है वो आरंभ में ही नाटकीयता के प्रभाव से जिज्ञासा या कौतूहल जगा देते हैं, है ना। 1946 में उपन्यास के घटनाक्रम को जब आरंभ किए हैं तो उसमें रेणु ने 1942 के जन आंदोलन के प्रभाव जो हैं और पृष्ठभूमि उसको साथ में चित्रित किए हैं। वो गांव में सामाजिक पृष्ठभूमि जो है उसका जातिगत विभाजन है, मानसिक पिछड़ापन है, ठीक है। वो जो हम लोग पहले अध्याय पढ़ते हैं उसमें ही प्रस्तुत है। उसमें उपन्यास की जो कथा वस्तु है उसको रेणु ने विकास, मध्य, चरम सीमा उसमें डाला है। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, उपन्यास का जो आरंभ है वो अत्यंत नाटकीय और प्रभावशाली है। इसी प्रकार उपन्यास का विकास भी सहज गति से होता है। उपन्यास की जो चरम सीमा है वो महात्मा गांधी के प्रिय शिष्य बावन दास का गांधी की शहादत के दिनों बिना किसी जाने बिना किस प्रकार से देश के लिए शहीद हो जाता है। और यह घटना उपन्यास के दूसरे खंड में उस समय घटती है जब भारत पाकिस्तान के बीच में उस समय क्या हो चल रहा था कि संघर्ष चल रहा था। इस समय का चर्चा किसी विषय पर चलती रहती है। तो उपन्यास का जो अंत जो है वो चरम सीमा पर हो जाता, तो कथा वस्तु की यह अत्यंत प्रभावी सफलता मानी जाती। लेकिन उपन्यास जिस आदर्शवादी ध्वनि पर समाप्त हुआ है
तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे प्रभाव हैं जो खंडित भी हुए हैं इसमें। हम लोग जानेंगे कि आंचलिक उपन्यास में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि आंचलिक उपन्यास क्या है, इसकी प्रमुख शर्तें क्या क्या हैं, इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, तो इसको हम देखेंगे थोड़ा। तो आंचलिक उपन्यास जो है वो समस्याओं की इकाई में देखने की एक साहित्यिक कोशिश है और यह स्वतंत्रता के बाद विकसित औपन्यासिक एक धारा है। आंचलिकता का जो प्रारंभ है और उसकी जो प्रतिष्ठा है उसका नामकरण फणीश्वरनाथ रेणु के मैला आंचल 1954 से होता है। इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसकी प्रस्तावना इस प्रकार से लिखेंगे हम लोग। इसके बाद आंचलिकता को निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन हैं, उसमें लिख सकते हैं हम लोग। रचनाकार का दृष्टिकोण क्या है, कथानायक की प्रकृति क्या है, अंचल विशेष की भाषा, कथानक, घटना, पात्र, योजनाएं किस प्रकार से है, भौगोलिक निश्चित परिवेश किस प्रकार से है, सामाजिक बनावट किस प्रकार से है, सांस्कृतिक बनावट किस प्रकार से है। ठीक है, इसको लिखेंगे, पॉइंट बना करके लिख सकते हैं। तो रचनाकार का अगर दृष्टिकोण देखें तो इसमें रेणु ने स्पष्ट शब्दों में जो माना है कि यह है आंचलिक उपन्यास मैला आंचल। इसमें फूल भी है, शूल भी है, इस प्रकार जो हम लोग पढ़े हुए हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं। इसमें सेमरी और बेलारी दोनों अवध प्रांत गांव है, तो जिले का नाम यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको हम आगे विस्तार से लिखेंगे, किस प्रकार उसका जो आंचलिक ढांचा है उसको हम लोग लिख सकते हैं इसमें। फिर कथानक की प्रकृति में क्या लिख सकते हैं, तो गोदान का कथानक तो हो रही है, जबकि मैला का कथानक तो कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, कौन है, संपूर्ण अंचल है। इस प्रकार से इसमें लिख सकते हैं। फिर अंचल विशेष की भाषा में क्या लिखेंगे कि आंचलिक उपन्यास का जो तृतीय कारक है मैला आंचल की भाषा मेरीगंज की अपनी भाषा है, ऐसे लिख सकते हैं। और यह मेरीगंज के पात्रों की भाषा है और यह उन व्यक्ति के चरित्र को बताती है, जबकि गोदान की भाषा जो है वो सेमरी और बेलारी जो विशेष रूप से गांव है, गांव की नहीं बल्कि ग्रामीण भारत और शहरी भारत दोनों का संयुक्त मिश्रण कहा जा सकता है। इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं इसमें। तो कथानक, घटना, पात्र, योजना, इसको कैसे लिखेंगे, तो ये सभी आंचलिक उपन्यास में जल्दी जल्दी घटते हैं, बिखरे रहते हैं, है ना। आंचलिक उपन्यास अंचल की अपनी प्रकृति के अनुरूप बिखरा हुआ होता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। और यह बिखराव जो है जो आंचलिक उपन्यास की शक्ति होती है, जबकि महाकाव्यात्मक उपन्यास गोदान जो है उसमें कथा, योजना, घटना, पात्र ये सब संगठित एवं प्रबंधित होते हैं ये सब। ठीक है, फिर हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं, भौगोलिक परिवेश में क्या लिखेंगे हम लोग, तो यह आंचलिक उपन्यास का 5वां विशेष कारण है। महाकाव्यात्मक उपन्यास में निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जो है वो व्यक्त नहीं होता है। आंचलिक उपन्यासों में रेणु प्रतिनिधि उपन्यासकार हैं। दीर्घ तपा उपन्यास में पटना की एक महिला छात्रावास और एक समस्या का वास्तविक चित्रण है। ठीक है, रेणु की जो अन्य कथाएं हैं तो वो सब बता सकते हैं। परिकथा में दरभंगा के परानपुर गांव का चित्रण है। इस प्रकार भौगोलिक परिवेश आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर आंचलिक उपन्यासों में नागार्जुन है, वैद्यनाथ मिर्ज का किस प्रकार नाम लिया जाता है जो हम लोग भी डिस्कस किए हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इसको अच्छे से लिख सकते हैं। गोदान से और मैला आंचल आपस में तुलना कर सकते हैं, है ना। तो गोदान से अगर इसको तुलना करेंगे तो बहुत कुछ पॉइंट मिल जाएगा आपको लिखने के लिए इसमें। ठीक है, मैला आंचल के भाग 1 और भाग 2 के माध्यम से जितने भी मैला आंचल के महत्वपूर्ण बिंदु थे उसकी यहाँ पे चर्चा की गई। इसके बाद हम लोग क्या जानेंगे कि यूपीएससी में मैला आंचल से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसका भी विश्लेषण करेंगे। यहाँ तक अगर किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर दें। कोई ऐसा बिंदु रह गया है या छूट गया है जिसको हम लोग को और भी जानना है तो प्लीज अपना कमेंट जरूर दें। इसके बाद यहाँ तक आज क्लास समाप्त करते हैं। इसके बाद हम लोग इस प्रश्न का विश्लेषण करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इस प्रकार की खास जानकारियाँ हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।